नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि सत्ता की ऊंची कुर्सी जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे परछाइयां भी उतनी ही गहरी होती हैं। दरअसल 28 जनवरी 2026 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक प्लेन उड़ान भरता है बारामती के लिए, और उस उड़ान में सवार होते हैं, उस प्लेन में सवार होते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। बारामती में लैंड करने से चंद मिनट पहले ही अजीत पवार का वो प्लेन क्रैश कर जाता है, और जिसमें उनका दुर्घटनाग्रस्त होकर निधन हो जाता है, जिसके बाद सियासत नहीं थमती है। महज 3 दिनों के भीतर ही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में महिला की ताजपोशी कर दी जाती है। और अब आखिरकार सुनेत्रा पवार से जुड़ा मामला, जिसकी एजेंसी जांच कर रही है, वो मामला थमा भी नहीं है। दरअसल बता दें आपको कि एनसीपी के नेताओं ने सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण को लेकर कहा कि अजीत दादा कभी रुकते ही नहीं थे, अजीत दादा कभी छुट्टी काम से लेते ही नहीं थे। रोहित पवार ने यह बात जरूर कही थी कि हम 13 दिनों तक कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार राजनीतिक तौर पर रोहित पवार की पार्टी से अलग दिखाई देती है। दरअसल आपको बता दें अब कि वो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला आखिरकार क्या है, जो दिवंगत अजीत पवार के निधन के बाद भी उनके परिवार के सदस्यों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और आखिरकार सुनेत्रा पवार के उस घोटाले के साथ तार कैसे जुड़े हुए हैं, सुनेत्रा पवार को जांच का क्यों सामना करना पड़ रहा है, सुनेत्रा पवार का नाम आखिरकार उस कथित घोटाले में जोड़ा क्यों जा रहा है, यह रिपोर्ट दिखाता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। हालांकि विपक्ष के नेता बार बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा करते रहे हैं। जब अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान भी कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी जिन अजीत पवार के साथ सरकार चला रही है, उन्हीं पर कभी 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप भी लगाती रही है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान को बार बार विपक्ष कोट करता रहा जब अजीत पवार सत्ता पक्ष में थे कि अजीत दादा चक्की पी सिंह। लेकिन अब सुनेत्रा पवार से जुड़ा हुआ ये मामला दिखा देता हूं आपको। दरअसल एनसीपी के नेता अजीत पवार का पिछले दिनों निधन हो गया था, लेकिन ये खबर जो है ये वाकई कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के पद के रूप में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार शपथ ले चुकी हैं, राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी बन चुकी है। उनके लिए यह कुर्सी एक सम्मान का प्रतीक जरूर है, साथ ही अजीत दादा की यादें भी इस कुर्सी से जुड़ी रहेंगी। लेकिन उनके पीछे खड़ी एक पुरानी जांच आज भी सवाल बनकर पीछा नहीं छोड़ रही है। 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एमएससीबी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आना राजनीति से ज्यादा कानून की गंभीरता को दिखाता है। भले ही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें और अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन ईडी ने उस क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। ध्यान से देखिए इस खबर को कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अजीत पवार और सुनेत्रा पवार को भले ही क्लीन चिट दे दी है, लेकिन ईडी ने उस क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है, और मामला आज भी अदालत में लंबित बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह सिर्फ एक बैंक घोटाले की कहानी नहीं, यह सत्ता, रिश्तेदारी, सहकारी चीनी मिलों और पैसे के उस जाल की कहानी है, जिसमें करोड़ों रुपए की रकम आज भी एजेंसी के लिए सबसे अहम कड़ी बनी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईडी का दावा है कि यही पैसा उस लेन देन की जड़ है जिसने सुनेत्रा पवार को सीधे जांच के दायरे में लाकर खड़ा किया। सत्ता के समीकरण बदले, सरकारें बदली, गठबंधन बदले, लेकिन फाइलें बंद नहीं हो पाई। ऐसे में आगामी वक्त में क्या यह मामला और गंभीर होता हुआ नजर आएगा, यह भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।
एमएससीबी घोटाला महाराष्ट्र के 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से जुड़ा है, जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आते हैं। आरोप है कि साल 2002 से 2017 के बीच इन बैंकों के नियमों की अनदेखी करते हुए सहकारी चीनी मिलों को भारी कर्ज दिए गए। इनमें से कई मिलें समय पर भुगतान नहीं कर पाई। इससे बैंक को करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद कर्ज वसूली के नाम पर इन मिलों और उनकी जमीनों की नीलामी बेहद कम कीमतों पर कर दी गई। जांच में सामने आया कि कई मिलें उन्हीं नेताओं या रिश्तेदारों के हाथों में चली गई जो बैंक या फिर राजनीतिक सिस्टम से जुड़े हुए थे। अब 5 अहम बड़े सवाल जो खड़े हो जाते हैं वो भी मैं आपको यहां पर इस रिपोर्ट में दिखाने वाला हूं। दरअसल पहला सवाल हमारे जहन में यही आया और इस रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि सुनेत्रा पवार का नाम इस केस में आखिरकार कैसे आया। जवाब मिला कि ईडी की जांच के मुताबिक सुनेत्रा पवार का नाम जरंडेश्वर शुगर कोऑपरेटिव मिल की खरीद से जुड़े एक संदिग्ध लेन देन में सामने आया। एजेंसी का दावा है कि सौदे में पैसों की दिशा और स्रोत स्पष्ट नहीं है। ईडी का कहना है कि जरंडेश्वर शुगर मिल की खरीद का इस्तेमाल की गई रकम का एक हिस्सा जय एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड से आया। इसमें सुनेत्रा पवार डायरेक्टर रह चुकी हैं। यही 20 करोड़ की रकम जांच का केंद्र बनी हुई है। आखिरकार ये जरंडेश्वर शुगर मिल का सौदा आखिरकार था क्या? ईडी के अनुसार साल 2010 में एमएससीबी ने जरंडेश्वर मिल को 65.7 करोड़ रुपए में नीलाम किया। इसे गुरु कमोडिटी नाम की एक कंपनी ने खरीदा और तुरंत बाद इसे एक नई निजी कंपनी को सिर्फ 12 लाख रुपए सालाना किराए पर लीज पर दे दिया गया। अब आगे और भी गंभीर सवाल होते हैं कि मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट इस मामले में दे दी है तो फिर ईडी इस मामले में क्यों अड़ी हुई है? ईडी का तर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अलग है। एजेंसी का कहना है कि आर्थिक अपराध शाखा की रिपोर्ट के बावजूद धन शोधन के एंगल से पूरी जांच नहीं हो पाई है। बेनामी संपत्ति के मामले में आखिरकार क्या हुआ था? आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति कानून के तहत करीब 1,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है वो अटैच की थी। बाद में ट्रिब्यूनल से राहत मिली, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को फिर से चुनौती दे रखी है। अब आगे पूरा मामला यह है कि ईडी की जांच में यह भी सामने आया था कि जरंडेश्वर शुगर मिल के निदेशक अजीत पवार के रिश्तेदार बताए जाते हैं। एजेंसी का दावा है कि बैंक, मिल और निजी कंपनियों के बीच पैसों का लेन देन एक ही परिवार और करीबी नेटवर्क के भीतर घूमता रहा। यही वजह है कि मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गया। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने आयकर विभाग से दोबारा कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेनामी कानून से जुड़े पुराने आदेश को वापस लेने के बाद पवार परिवार को मिली राहत फिर से विचार होना चाहिए। सत्ता में बैठी सरकार और जांच एजेंसियों के बीच ये मामला अब भी अधर में लटका हुआ है। सवाल यही है कि 20 करोड़ की ये कड़ी कभी पूरी तरह खुल पाएगी और क्या डिप्टी सीएम की कुर्सी के नीचे रखी ये आफत की चाबी कभी घूम पाएगी? देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या हो पाता है। लेकिन ये मामला जो है ये वाकई काफी गंभीर है। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के पास महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन इस पूरे मामले पर एजेंसियां आगे आने वाले क्या कदम उठाएंगी, वक्त में कैसे एक्शन लेती हुई नजर आएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।